ऑल, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज हमारे साथ प्रेजेंट है अर्नब सर। ही स्कोर्ड रैंक 8 इन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, which is a very good rank. And congratulations, sir, for this. Thank you, ma'am. Thank you for having me. And thank you, sir, for devoting time. And आज हमारे साथ इस conversation के लिए आप present हुए. We are so lucky to have you on this platform with us. Thank you, ma'am. It's a privilege and an honor for me. ओके। तो सर, आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम हमारे व्यूअर्स के लिए भी एंड जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी को हम हाईलाइट करेंगे। विल शो देम हाउ यू ओवरकम ऑल योर चैलेंजेस एंड यू स्कोर दिस रैंक, क्योंकि ये रैंक लाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए भी। काफ़ी सारी मेहनत इसमें लगी होगी, काफ़ी सारे आपके स्लीपलेस नाइट्स निकली होंगी, काफ़ी सारी टेंशंस एंड स्ट्रेस को आपने फेस करते हुए इसको पाया होगा। एंड कैसे एक नया एस्पिरेंट इस सब को कर सकता है एंड वो भी इस एग्जाम में पास कर पाता है, इस सब के लिए भी हम बातचीत करें। सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? राइट मैम, तो जब व्हेन आई ओपन द PDF तो नाम सर्च कर रहा था। मतलब मैंने थोड़ा अपना वो रोल नंबर भूल गया था, मैं तो सर्च करके ढूंढ रहा था। एंड व्हेन द थिंग वाज बफरिंग, तो माय हार्ट वाज पाउंडिंग कि क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। तो जैसे फर्स्ट पेज में नाम आ गया, आई वाज लाइक ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाता है। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू गेट AIR 8। तो आई सॉ दैट द नेम वाज ऑन फर्स्ट पेज ओनली। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। आई तो कुडंट बिलीव। तो एक दो दिन तो बिलीव करने में चला गया, चलो हो गया है। तो उसके बाद से जैसे सिंक इन हुआ, तो अभी उस चीज़ों के लिए टाइम दे रहा हूँ जो प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं कर पाया। फैमिलीज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, हॉबीज थोड़ा, मैं आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एज वेल, तो फुटबॉल खेलना, थोड़ा थोड़ा घूमना, रीड द बुक्स दैट आई कुडंट रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो यही चल रहा है। मोर और लेस आप बैक टू आपकी बेसिक लाइफ हुए, इस हाँ, कंप्लीटली ग्रिलिंग से थोड़ा छोड़ के आपने लाइफ को रिज्यूम बैक किया एक तरीके से। ट्रूली मैम, यस। जी। जैसे ही रिजल्ट आपने देखा, सबसे पहले आपका जो रिएक्शन था कि ठीक है, यू वर सरप्राइज, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था ऑन दिस? व्हाट वाज देयर टेक? माय मदर तो क्राइड। ठीक है, उनको पता नहीं था, मतलब उन्हें भी पता था कितना टेंशन से मैं जा रहा था। तो जैसे उनको पता चला कि वो तो रो पड़ी, मैं भी उनके साथ रो पड़ा था इनिशियली, फॉर इनिशियल फ्यू मोमेंट्स। एंड माय फादर वाजंट एट होम। तो मैंने उनको फ़ोन किया, आप कहाँ पे हो? तो ही सेड कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं भाग के वहाँ पे चला गया था टू गिव हिम द गुड न्यूज़। So, no, for like every children, there's a special moment when you can hug your father. या। So, so that was एंड there. स्पेशली इंडियन सोसाइटी में मेल्स के साथ ये थोड़ा और भी लेस है कि फादर एंड सन के साथ वो बॉन्डिंग है, वो काफी होती क्लोज है, बट दे डोंट शो इट सो इजीली। तो Exactly, ये भी है ना, exactly, स्पेशल मोमेंट्स पे ही निकल के आ पाता है। exactly. So that was there. तो इस सारी जर्नी में आपने सबसे पहले कैसे सोचा कि आपको इस जर्नी में आना है? लाइक व्हेन डिड यू डिसाइड फॉर CAPF? Ma'am, I was preparing for defense exams. I also gave CDS and FCAT. I also got selected in CDS as well. But for certain medical issues, I had to leave actually. So उसके बाद मैं ढूंढने लगा कि exactly इसके related, मतलब सेम जॉब प्रोफाइल में या फिर इसके जॉब प्रोफाइल के मिलता जुलता अगर कोई एग्जाम होता है तो then luckily I got to know about CAPF. तो then I डाइव डीपर इनटू दैट, और मुझे पता चला ओके जॉब रोल सेम है टू सम एक्सटेंट। उसके बाद इतने सारे फोर्सेस है कि उनके जॉब रोल्स बहुत डिफरेंट हैं। तो बहुत ही मतलब एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर मिल सकता है इसके साथ, और एक कन्वर्जेंस ऑफ सिविल सर्विसेज भी है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका जॉब रोल। तो आई थॉट कि ओके, दिस शुड बी द नेक्स्ट स्टेप दैट आई शुड बी टेकिंग राइट नाउ। दिस इज हाउ माय CAPF जर्नी स्टार्टेड। और आपने कहाँ रह के, आपने अपने घर से रह के तैयारी की या यू शिफ्टेड टू सम अदर सिटी? कैसे सारा कुछ रहा? No, no, ma'am. I prepared from my home only because I had to stay with my parents. And उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्स से ही मैंने मेनली पढ़ाई की है। बट फॉर द इंटरव्यू पार्ट आई वेंट टू दिल्ली टू सर्च इंस्टीट्यूशन टू गिव द ऑफलाइन मार्क्स। ओके। आपके पूरे पीछे वॉल पे भी हम नोट्स को देख सकते हैं। दिस शोज के हाँ, आपने रियली कितनी सारा इसमें एफर्ट्स डाला है सबको प्रिपेयर करने में, एंड फाइनली यू नेल्ड इट, यू गॉट AIR 8। सो दैट्स ऑल योर एफर्ट्स, जो व्यूअर्स भी देख पा रहे हैं एग्जैक्टली। थैंक तो यू। आपने कैसे स्टार्ट किया अपने पढ़ाई को? क्योंकि बिकॉज आपने एज सच कोई कोचिंग भी नहीं ली, तो ये बिल्कुल बेसिक से आपने कैसे पिकअप किया? बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाना अकेले ये एक काफी डिफिकल्ट टास्क है। मैम, तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर, सॉरी मतलब ऐसे स्ट्रेटेजाइज कर लिया था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिफरेंटली।
तो पेपर वन के लिए जब मैं सीडीएस में पढ़ रहा था, तो उसके टाइम पे मेरे बेसिक्स थोड़े बहुत तैयार थे, बिकॉज आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। तो साइंस का जो पार्ट था तो वो ठीक ठाक था मेरे लिए, तो आई कुड डू दैट। अदर देन दैट आई हैड टू रीड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन, क्योंकि मैं तो भूल गया था सब कुछ। तो सीडीएस के लिए जो बेस तैयार था उसके ऊपर बेस करके ही मैंने पेपर वन का थोड़ा तैयारी शुरू किया था। उसके बाद जो मैंने मेन फोकस किया था वह द पीवाईक्यूज। जो पीवाईक्यूज में जो थीम रिपीट हो रहे थे, इवन द ऑप्शंस दैट दे हैड गिवन, तो मैं हर एक ऑप्शन के ऊपर नोट बनाता था। अगर कोई एक ऑड वन आउट ऑप्शन आ गया तो उस ऑप्शन के पेरिफेरल जो नॉलेज है उसको भी लिख के रखता था। और सिर्फ क्वेश्चन को नहीं पढ़ता था, थीम वाइज पढ़ता था कि ये थीम शायद रिपीट हो जाए। तो ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं विच कैन बी सीन इन माय बैकग्राउंड एज वेल। तो ऐसे करके मैंने पेपर वन में किया था। अनदर थिंग दैट आई वुड से इज कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए थे पेपर वन के लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि पेपर टू में एग्जैक्ट मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है तो मार्क्स में डिफर। तो Yes. आई वॉन्टेड टू एंश्योर कि इन पेपर वन आई गेट अ गुड सफिशियंट अमाउंट ऑफ नंबर सो दैट आई कैन गेट मेरिट इन। तो ऐसे करके मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बहुत, जैसे शायद एग्जाम के पहले अराउंड 20 to 25 मॉक टेस्ट आई हैड गिवन फुल लेंथ। तो उसमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली मिस्टेक्स हो रहे हैं एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन। तो ये था पेपर वन के लिए। एंड पेपर टू के लिए मैम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ही आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन लास्ट ईयर। हिज नेम वाज धनंजय, ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ही हेल्प मी अ लॉट. So what he did is that I used to write essays and précis and argument, and he used to check me for that. तो वो चेक करके देता था, वो मुझे इनपुट देता था कि हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है, उसको ठीक कर ले, वहाँ पे ये गलत हो रहा है, ऐसे इंट्रोडक्शन लिख। तो आई यूज टू राइट अ लॉट, मैंने बहुत लिखा था। तो शायद मैंने ऐसे मतलब एटलीस्ट 20-25 तो लिखे ही होंगे। एंड देन आर्गुमेंट्स आई ऑल्सो प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो ऐसे करके पूरा किया था। सर जैसे आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया होगा, यू माइट बी स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स, है ना? तो काफी स्टूडेंट्स के लिए ये एक डिमोटिवेटिंग पॉइंट भी हो जाता है। दे डोंट फाइंड इट गुड कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद ये अपने सारे टेस्ट देना बंद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट शुड स्टूडेंट्स एग्जैक्टली डू? राइट राइट मैं मेरे साथ भी यही हुआ था। तो इनिशियली जब मैं पेपर टू के मॉक्स दे रहा था तो मुझे लिखना नहीं आता था। आई डिडंट नो कि हाउ टू राइट एन एसे और एन आर्गुमेंट, और मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर थीम के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स कैसे कम अप करते हैं। तो आई टू थिंक यार मेरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों से पूछा, धनंजय से पूछा, फिर आई वेंट टू यूट्यूब, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज है कि हाउ टू राइट एसेज एंड ऑल। तो मैंने देखा वहाँ पे कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर थीम को कैसे हम बहुत सारे डायमेंशन से सोच सकते हैं, जैसे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मैंने एक प्रोफॉर्म मतलब एक फॉर्म पकड़ लिया कि हर एक थीम को इसी फॉर्म में लिखना है मुझे। और जब मैं देखता था टॉपर्स वीडियोस या फिर कोचिंग भी, बहुत सारे कोचिंग्स के वीडियोस, तो वो बोलते थे एक रफ वर्क बनाना ऐसे के लिए। आई केम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे रफ वर्क थोड़ा ऐसे तो समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली है क्या ये। देन मुझे पता चला अच्छा दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर एन ऐसे। तो ऐसे किया। एंड इन केस ऑफ पेपर वन मार्क्स तो बहुत कम आ रहे थे पहले, मुझे लग रहा था कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, तो डिसहार्टेंड तो हुआ मैं। बट सिंस आई हैड नो अदर ऑप्शन, तो मुझे लगा करना तो है ही ये। तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली कौन से पोर्शंस में मेरे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने देखा कि साइंस तो ठीक है बट आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन पॉलिटी। और पॉलिटी में भी एग्जैक्टली कहाँ, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस हो गए, ठीक है वो तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो जुडिशरी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो मैंने जुडिशरी को थोड़ा पढ़ लिया। जियोग्राफी में अगर मैं देख रहा कि ओशनोग्राफी से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मैंने उसको थोड़ा पढ़ लिया। तो ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किया, ऐसे करके मैं आगे बढ़ा। आपके जो वीक पॉइंट्स थे इन पर आपने वापस से रिवाइज बात किया, नोट्स को और कंसोलिडेट किया एंड ऑल मल्टीपल सोर्सेस को कवर करते हुए फिर आप आगे बढ़े। राइट मैम, यस। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने ऑनलाइन सोर्सेस को भी काफी यूटिलाइज किया। स्टूडेंट्स जनरली ऑनलाइन सोर्सेस में भटक ज्यादा जाते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग स्टक टू गेटिंग टुवर्ड्स देयर पॉइंट, वो इससे ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने कैसे अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में गाइडेड रखा, एंड दैट टू विद ऑनलाइन सोर्सेस? राइट मैम, सोर्सेस तो बहुत हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन भी मांगा था मेरे दोस्तों से जिन्होंने पहले ही एग्जाम दिया है या फिर जो सिलेक्टेड हो गया था, उन्होंने भी 3-4 रिकमेंडेशन दिए। तो मैंने देखा कि मैंने सारे नोट्स या फिर सारे वीडियोस थोड़ा बहुत देखा है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा
मैंने सिर्फ उसको ही चूज किया। मुझे लगा कि जिसके कंटेंट से मैं रिलेट कर सकता हूँ, जिसके कंटेंट को मैं अपने भाषा में लिख सकता हूँ, तो मैंने उसको ही चूज किया और उसके साथ ही स्टिक किया था। कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी क्रूशियल फॉर दिस एग्जाम, कि एक बार सिलेक्ट कर लिया तो स्टिक टू दैट। अगर एक दो पॉइंट्स इधर उधर हो रहे हैं तो ठीक है, इधर उधर से लिख लो, बट ऐसा चेंज अगर करोगे तो फिर दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। फाउंडेशन में फिर आपने इंटीग्रेट करंट अफेयर्स यूज किया एंड इसको आपने कैसे इम्बाइब किया पूरे अपने प्रिपरेशन में? बिकॉज न्यूज़पेपर्स को आपने यूटिलाइज किया या मैगजीन किया, क्योंकि यहाँ भी बहुत ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। मैम न्यूज़पेपर तो आई यूज टू स्टडी, मतलब आई यूज टू रीड, बट ऐसा बहुत कंटिन्यूटी नहीं रहता था उसमें। तो मैंने सोचा कि ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा मेरे मुझसे। तो व्हाट आई शिफ्टेड टू लाइक द करंट अफेयर कंपाइलेशंस दैट द मेनी इंस्टीट्यूट्स पब्लिश ना, तो आई वेंट टू दैट। तो उसमें क्या होता है कि आई फाउंड कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को वो, मतलब वो सीएसई के हैं तो वो क्या करते हैं, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पब्लिश करते हैं। तो उनके प्रॉब्लम्स, उनके वे आउट्स एंड उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा है, बहुत सारे डायमेंशन से वो लिखते हैं। तो वो मुझे सिर्फ पेपर 1 के लिए हेल्प नहीं किया, मुझे पेपर 2 के लिए भी हेल्प करता गया। तो ये मैंने वही किया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर बहुत लोग करते हैं और पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता है। समटाइम्स आई यूज टू रीड सर्टेन एडिटोरियल्स सच एज, हर ट्यूसडे पे इंडियन एक्सप्रेस पे आता है सी राजा मोहन का, तो उनका बहुत अच्छा है जियोपॉलिटिक्स का एडिटोरियल होता है। देन एडमिरल अरुण प्रकाश आल्सो राइट्स। तो ये कुछ सिलेक्टिव एडिटोरियल्स आई यूज्ड टू रीड, अदर देन मैं सिर्फ कंपाइलेशंस के ऊपर ही फोकस करता था। तो आपने पहले से गेज कर रखा था कि हमको डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है और हम उसी प्रकार से एडिटोरियल्स भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। दिस आल्सो हेल्प्स इन पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कि आप उनके थॉट्स को जान पा रहे हैं कि ऑलरेडी जो सर्विसेज में थे या जिन्होंने सर्व किया है वो क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं अपनी पूरी इस जर्नी के लिए, वैसा ही हम अपने आप को ढाल पाते हैं। ठीक है। बाकी आपने पेपर 2 में जैसे कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग है इन सब पे बात की, तो इसके लिए आप स्पेसिफिकली क्या करते थे? पेपर 2 के लिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट मैं थीम वाइज प्रिपेयर करता था। कि जैसे अगर मुझे वेमेन के ऊपर लिखना है तो मैं पूरा वेमेन का थीम बनाता था, कि वेमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वेमेन इन जुडिशरी, वेमेन इन पॉलिटिक्स। तो उसके ऊपर मैं इंटरनेट पे सर्च करता था, बहुत अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स मिलते थे, डेटाज मिलते थे, तो मैं उनको लिख के रखता था। तो ऐसे करके किया। और इन केस ऑफ आर्गूमेंट मैं घर पे ऐसे प्रैक्टिस करता था कि एग्जाम के 1 महीने पहले कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख लिया, तो उस टॉपिक के फॉर और अगेंस्ट में मैं अपने मन में सोचता था कि 5 पॉइंट्स आ जाए। तो दिस प्रैक्टिस हेल्प मी अ लॉट इन द एग्जाम एज वेल, क्योंकि हमारे साल में जो पेपर 2 में एसेस या फिर आर्गुमेंट्स के टॉपिक्स आए थे तो वो थोड़े अनकन्वेंशनल नेचर के थे, मतलब सारे नहीं कुछ, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ। दिस इज हाउ आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर पेपर 2। तो आपके मॉक की जो भी प्रिपरेशन थी उसने काफी हेल्प किया आपको सारे इवन सरप्राइज क्वेश्चंस और जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने के? यस मैम, दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। फर्दर आपकी इस सारी प्रिपरेशन में हम जो लास्ट ले गए इंटरव्यू, इसकी अगर बात करें तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? मैम इनिशियली तो इंटरव्यू वाज अ लाइक वेरी बिग हर्डल फॉर मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तो एक आइडिया था कि हाँ इधर से कर सकते हैं, दीज आर द सोर्सेज, दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। बट इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो बहुत लोग बोलते हैं कि ये होता है, ये होता है, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। लेकिन मैं फिजिकल के बाद से ही आई वॉज श्योर अबाउट वन थिंग कि मैं गाइडेंस लूंगा। सिंस आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस यूपीएससी इंटरव्यू, मैं गाइडेंस लूंगा। देन द सर्च स्टार्टेड, तो मुझे ढूंढना था कि कहाँ जाना है। तो बट द थिंग इज दैट व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो भी मतलब प्रीवियस कैंडिडेट्स है हु गॉट सिलेक्टेड, मैंने उन्हें मतलब ऐसे बहुत लोगों से बात किया, तो अराउंड 90 to 95% पीपल सजेस्टेड अबाउट संजीव कबीर सर एंड करियर क्वेस्ट। ठीक है, तो एक वो लेजिटिमेसी आ जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है, सिंस ऑल ऑफ दिस पीपल गॉट सिलेक्टेड एंड दे वर आल्सो रिकमेंडिंग सर्स नेम। ठीक है, मैंने इसके पहले सर से नहीं मिला था मैं, तो मैं श्योर था कि इफ आई हैव टू टेक अ गाइडेंस आई विल टेक हिज गाइडेंस ओनली। देन आई गॉट एनरोल्ड इनटू करियर क्वेस्ट एंड द जर्नी स्टार्टेड। तो यहाँ भी आपके पूरा जो यहाँ से कोर्स या जो भी आपने सेशंस अटेंड किए, इससे आपने अपनी पूरी तैयारी में क्या इम्प्रूवमेंट्स देखे? मैम पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इंटरव्यू शायद बहुत रैंडम सा चीज है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे पता चला कि ठीक है, आई हैव टू फिल अप द डैफ एज वेल,
फिर उसके डैफ के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। बट ये आइडिया भी बहुत वेग होता है कि डैफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोस। और मुझे लगा सिर्फ इंटरव्यू शायद कंटेंट के बारे में ही है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, बट आई हैड नो आइडिया कि इतने सारे बॉडी लैंग्वेज का भी एस्पेक्ट होता है वहाँ पे। तो जैसे मैं सर के पास आया, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद जो मुझे पता चला कि सिर्फ ये कंटेंट के ऊपर नहीं है, कितने बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरव्यू के। हाउ यू टॉक, आपका आईब्रो कैसे रिएक्ट कर रहा है क्वेश्चंस के ऊपर जो वो आप पूछ रहे हैं आपसे, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे लगा नहीं नहीं अब तो ढंग से करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे सेशंस करते गए हम लोग, तो मुझे पता चला। एंड रिकॉर्डिंग्स भी होते थे, तो अगर जरूरत पड़ता तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते थे, वी यूज्ड टू वॉच दैट। मैं उससे नोट्स बनाता था कि सर, ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता था, तो कि सर यूज्ड टू आस्क अस और एनकरेज अस कि आंसर दो, तो सर को पता चले। तो एक ही क्वेश्चंस के बहुत डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देते थे, तो हर एक आंसर का सर अच्छे से एनालाइज करते थे कि हाँ, लाइक द कंटेंट इज सेम फॉर एवरीवन, हाउएवर द बॉडी लैंग्वेज, द वे यू आर स्पीकिंग, द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ये बहुत डिफर कर रहा है। तो इसको मैं नोट करता था कि कौन से पॉइंट को सर आइडेंटिफाई कर, को नोट्स को बनाता 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 चला गया। उसके बाद फिर मॉक्स दिया, उसके बाद मुझे फीडबैक पता चला कि ओके, दिस आर द एरियाज वेयर आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन। और सबसे अच्छा बात वो है कि जो सर नंबर देते हैं, कि सर एक रेंज बोल देते हैं, लाइक आई कैन लिटरली शो यू द पेपर। आफ्टर द फर्स्ट इंटरव्यू सर टोल्ड मी दैट यू विल बी एबल टू गेट 95 प्लस। आफ्टर द सेकेंड इंटरव्यू सर टोल्ड मी कि मतलब वो लिख के देते हैं ना तो फीडबैक में, तो उन्होंने फीडबैक में लिख के दिया कि यू विल गेट 110 प्लस। फिर उन्होंने मुझे बोला देयर इज अ हाई चांस दैट अगर तुम सब ठीक ठाक करते हो तो यू विल इजीली गेट 120। जब मेरा नंबर आए, आई एग्जैक्टली गॉट 120। तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो मतलब पता चल जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सिंस सर हैज टोल्ड, तो ठीक है, हो जाएगा। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस हेल्प मी इन द एक्चुअल इंटरव्यू एज वेल। बाकी जो सारे मॉक टेस्ट रहे, इनके फीडबैक से भी आप अपने सिली मिस्टेक्स को कम करते हुए ये सारे आपने मार्क्स इंप्रूव किए होंगे। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। आपका एक्चुअल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में कितना डिफरेंस रहा? डिफरेंस अगर मुझे बताना ही है तो डिफरेंस शायद बोर्ड मेंबर्स में थे, ओनली द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स वेर मोर देयर, अदरवाइज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू आई एम गिविंग, मुझे ऐसा लगा दिस कॉन्वर्सेशन आई ऑलरेडी हैड बिफोर। ठीक है, तो मतलब पहले जैसे ही आप अंदर जाते हो रूम में तो थोड़ा तो टेंशन रहता है, बट उसके एक दो क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओके, दिस सिचुएशन तो आई हैव ऑलरेडी फेस्ड। ठीक है, तो अब काम डाउन हो सकता है, अब आंसर दे सकते हैं हम। तो मुझे वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यस मैम, एग्जैक्टली। इस सारे फेज में, आपके जो इंटरव्यू फेज में हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपके मोर और लेस ऐसे मॉक टेस्ट में जो पूछे जाते थे वैसे ही रहे थे, या बिल्कुल दे वर सरप्राइज क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड, किस टाइप के क्वेश्चंस? बिकॉज़ स्टूडेंट्स में काफी मिथ होता है इस चीज को लेके भी कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा हमसे। एग्जैक्टली मैम। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट देयर वाज नो सरप्राइज क्वेश्चन, सो टू से। सरप्राइज क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। तो एक क्वेश्चन जो बताना ही है, तो लाइक इन माय फीडबैक ओनली सर टोल्ड मी कि तुम्हारा, आई एम अ बंगाली, आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता, सो सर टोल्ड मी कि तुम्हारा ये जो बंगाल कल्चर या फिर बंगाल रेनेसा के ऊपर जो प्राइड है, ये बहुत एविडेंट है तुम्हारे आंसर्स में। तो शायद इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन कर सकता है कि इफ यू चूज एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, क्या तुम्हारा ये बंगाली प्राइड दूसरे जो तुम्हारे जवान होंगे या फिर द पर्सन यू विल बी लीडिंग, तो उनके कल्चर को कहीं ना कहीं पर अंडरमाइन तो नहीं कर देगा? तो द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय चेयरमैन संजय वर्मा टू मी। ही आस्क्ड, लाइक आफ्टर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस, he asked me, so Arnab, the board is convinced that you are a perfect Bengali, but convince this board that if we select you as an assistant commandant, this pride that you are having will not become a hindrance to accumulate the national character of the forces. So I was like, okay, this question so I had before as well, so I had prepared the answers for it. So after giving the answer, वो होता है ना कि कभी कभी आंसर देने के बाद खुद को सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है, जो आंसर मैंने दिया है वो ठीक है। तो मुझे वही हुआ, और उसके बाद पूरा बाकी इंटरव्यू चला।
तो I got the confidence in the initial round only कि ठीक है, I have ओके, done, at least I have started on a good note. या और That जो was कन्विक्शन था आपकी प्रिपरेशन में एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट डिलीवर्ड इट, एंड वहाँ exactly, आपका इंटरव्यू फ्लॉलेस रहा एक तरीके से। truly ma'am. आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे बड़ा या हर्डल, या हम कहें कि सबसे हार्डेस्ट पॉइंट कौन सा रहा आपके लिए? द स्टेज 1, 2, 3 या फिजिकल टेस्ट या वट एवर इट वॉज? Ma'am, hardest part I would say paper the first stage only, like paper 1, paper 2. The reason being कि उसके पहले I was suffering from fever, high fever. तो एग्जाम के कुछ दिन पहले लाइक आई वाज ऑन एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, सो मुझे वो मतलब दवाई लेके एग्जाम देना पड़ा था. सो आई लिटरली वाज कैरिंग पैरासिटामोल्स इन माय बैग. So during like after paper 1 and just before paper 2, I had to take the medicine as well. So I was sweating profusely during the examination hall. तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. But by God's grace and luck, I would say कि वो ठीक से निकल गया. Other than this, physicals तो ठीक है. Like I used to run and I used to play. तो physicals I was good in. But for interview part, initially I was very much confused कि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से करना है, नहीं करना है. I was scared also कि क्या करना है exactly. But then I got to know about SIRS Institute. उसके बाद भी initially तो थोड़ा मतलब skeptical होते हुआ. तो जैसे एक दो सेशंस हुआ उसके बाद I got the confident okay that I am in the right hands. तो उसके बाद इंटरव्यू को लेके इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ honestly. तो I would say कि the hardest point was giving the examination while having fever. हाँ जी, but you did well. By Yes. God's grace things worked. Exactly. जी, जैसे अभी आपने आपके हॉबीज के बारे में मेंशन किया that you like playing football and things, तो यहाँ आपकी तैयारी के साथ में आपने कैसे टाइम दे पाया इन सब चीजों को भी? मैम टाइम तो नहीं मिलता ज़्यादा. तो जैसे आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू प्ले गिटार एज वेल, फुटबॉल भी खेलना था तो आई यूज टू डू दैट. बट अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होता है, तो 4 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था लास्ट ईयर. तो उसके पहले नॉट एक मतलब अराउंड 2 months तो आई कुडंट डू एनीथिंग. ठीक है, तो लाइक बहुत बहुत प्रॉब्लम होता था कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ. और ये भी होता है ना कि लाइक अगर आप कंपेयर करो अपने बैकग्राउंड से, यू सी दैट योर फ्रेंड्स आर गेटिंग प्लेस्ड समवेयर, दे आर वर्किंग इन द कंपनी. फिर एक कंपैरिजन का आइडिया भी आ जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता था. मुझे लगता था थोड़ा फुटबॉल खेल लेता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता था कि करना पड़ता है. तो मैं क्या करता था कि मैं ट्राई करता था एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन अगर मुझे मिले तो आई यूज टू गो फॉर अ रन, मे बी अ स्मॉल रन ऑफ 30 minutes और 40 minutes, थोड़ा मन बहला रहे. और ऐसे ही करता था. अदरवाइज तो टाइम एकदम नहीं मिलता था. बट बाय गॉड्स ग्रेस की आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड राइट नाउ आई एम डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट आई कुडंट डू. हाँ जी, जैसे अभी आपने मेंशन ये बात भी की कि देवर डेज ऑफ सेल्फ डाउट एंड लोज, तो इन डेज में फिर आपको जो अभी कंपैरिजन वाली चीज है इसको कैसे आप टैकल करते थे? बिकॉज मोर और लेस सभी के साथ ये होता है. हम देखते हैं हमारे पीयर ग्रुप के लोग कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं, बीट देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और थिंग्स, एंड हम बड़े भी होते जा रहे हैं. एज इज ऑल्सो जस्ट इंक्रीजिंग इन नंबर, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली को भी हेल्प करना है एंड ऑल. इन कंपैरेटिव आवर्स में आप फिर क्या करते थे? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कंपैरिजन? मैम कंपैरिजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई वुड से कि ह्यूमंस हैव. तो अदर देन दैट मतलब द वे दैट आई डेल्ट विथ इज टू आई एक्चुअली कट ऑफ ऑल द सोशल मीडिया. ठीक है, कि कंपैरिजन तभी आता है कि व्हेन आई एम सीइंग समथिंग, तो इट्स बेटर दैट आई कट ऑफ ऑल द थिंग्स फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग ऑल द न्यूज़ेस. तो मैंने उसको ही पूरा बंद कर दिया. आई अनइंस्टॉल्ड ऑल द एप्स दैट आई हैड. तो वो कंपैरिजन ही खत्म हो गया थोड़ा बहुत. फिर और एक देयर इज अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि इफ देयर इज एनी सोर्स ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू लाइक द स्टूडेंट्स, इट्स बेटर दैट यू कीप अवे फ्रॉम देम. Keep yourself away from them only during the preparation time. क्योंकि at that point of time negativity बहुत होता है कि होगा कि नहीं होगा, you become skeptical. तो it's better not to take any other more negativity. तो मैंने वो कट कर दिया. उसके बाद ये चलता रहा था मैम, बट आई वॉज फोकसिंग ऑन माई प्रिपरेशन एज वेल. एंड इसके साथ अगर कोई एक फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हो तो इट विल हेल्प यू, क्योंकि माइंड में क्लॉग बहुत हो जाता है, तो मेमोरी फॉग हो जाता है कभी कभी. तो इसीलिए अगर थोड़ा फिजिकल एग्जॉशन आ गया तो यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर. तो अगर अच्छा नींद आएगा तो फिर पढ़ाई भी अच्छा होगा. दिस वाज अनदर थिंग. और अनदर थिंग दैट हेल्प मी वाज टू हैव was having a plan B. कि
आई ensured कि अगर एक तो आइडिया, मतलब वी ऑल नो कि these things are uncertain to certain extent, कि हो भी सकता है, मतलब यू नेवर नो, कि जैसे मेरा एग्जाम में फीवर आ गया था तो शायद मैं नहीं कर सकता था, तो ये हो ही सकता है और ये अनसर्टेन होता है। तो प्लान बी होने से ये लगता है कि ओके, अगर ये नहीं भी होता है तो आई हैव अ कुशन टू फॉल बैक अपॉन। तो मेरा लाइफ एकदम, मतलब इसके बाद ऐसा नहीं सोचना है कि इसके मैं क्या करूंगा, अभी आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। तो हैविंग अ प्लान बी रियली हेल्प्ड। So that was आपका it. प्लान भी एग्जैक्टली क्या था? Plan B, ma'am, I thought of, going back to the corporates actually. मैंने ओके, सोचा था कि I was determined that I would do a MBA and then I will go back to the corporates. So I was sure of it. ओके, ओके। इस सारे फेज में आपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स को भी कम, नेगेटिव जो भी लोग थे या नेगेटिविटी जहां से भी आ रही थी उसको कम करते हुए आपने जहां से भी पॉजिटिविटी आ सकती थी उसको साथ में रखा। इसमें आपके Yes. पीयर ग्रुप एंड फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? हाउ वाज द Right, ma'am. पॉजिटिविटी कमिंग फ्रॉम देयर साइड? Ma'am, I really don't have any words to thank them. I would say that I am very much privileged to have a friend or peer group like that. So when I used to prepare for CDS and when I got selected, so I would like to mention two names. So both, like one of them is serving in the army right now. So he's Lieutenant Adarsh Paliwal, and another, like he was also in OTA, but then later he shifted to SSB. Like since he got selected in CABA, he's Dhananjay. He's serving in SSB right now as an assistant commandant. So these two people actually literally used to call me and tell me, "पढ़ रहा है? Are you doing the mock? Are you giving the mocks?" और डीजे यूज टू, लाइक मैं तो सो जाता था, डीजे मुझे रात को फोन करके मतलब लाइक धनंजय यूज टू कॉल मी एंड बोलता था कि एंड कि पेपर दिया है, आई हैव चेक्ड योर पेपर्स, यहाँ पे गलती हो रहा है। आई यूज टू लाइक ओके ओके प्लीज कल सुबह बताना, अभी मत बताना, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। और अनदर नेम दैट आई शुड मेंशन इज दैट अभिषेक कुमार। तो सर के कोचिंग में आने से सिर्फ इंटरव्यू में हेल्प नहीं हुआ, आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर माई लाइफ। तो अभिषेक कुमार, तो क्या हुआ कि आई वाज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू अलोन, ठीक है। तो आई नीडेड समवन। तो एक दिन ऐसा सेशन में मैंने पूछा कि सर, इज देयर लाइक एनीवन हु वुड लाइक टू प्रैक्टिस ऑन अ पीयर टू पीयर बेसिस? तो सर टोल्ड मी कि ओके, सिंस अभिषेक इज गिविंग गुड आंसर, यू गाइस कैन यू कैन टेक्स्ट हिम आफ्टर द मीटिंग। तो आई टेक्स्टेड हिम, तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो हम ऐसे हर रात अराउंड 9 से 9:30 जूम पे बैठते थे या फिर गूगल मीट पे बैठते थे, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि अ सेट ऑफ क्वेश्चंस सर हैड गिवन अस। तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस बनाते थे, उसके प्रोबेबल आंसर्स बनाते थे, डैफ के हर एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका क्या क्या आंसर होगा, ये करते थे। तो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड इवन द थिंग इज दैट व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग एकोमोडेशन. So Abhishek actually helped me out with this. So I actually used to stay with him while preparing for the interview part. So yeah, this is how actually, like, to certain extent I owe my recommendation to my friends only. And like वो बहुत help किया, मतलब without them तो it wasn't possible. A good group is very important पूरी जर्नी में। ये Truly, हमारे एक बैकबोन की तरह सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। truly, man. फ्रेंड्स के साथ हम चीजें शेयर कर पाते हैं, काफी ऐसी चीजें होंगी जो हम कई बार अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, इवन अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, बट फ्रेंड्स नो अस बेटर। Exactly, ma'am. Exactly. It is the thing. आपकी इस पूरी जर्नी में आप एक एडवाइस जो स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे एज डूज एंड डोंट्स, तो क्या होगी? Right. Ma'am, first I would start with don'ts. ठीक है, कि डोंट इंडल्ज इनटू डे ड्रीमिंग, कि एक बार मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, इसके बाद ये होगा वो होगा, कि इतना बड़ा मुझे बंगलो मिलेगा, आई वुड बी गेटिंग कार्स एंड ऑल। क्योंकि रियलिटी शायद डिफरेंट हो सकता है, कि इफ यू आर जस्ट सीइंग द पार्क्स एंड दिस इज द रीजन यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, तो फिर इफ यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इफ यू वांट लाइक money and fame, then there are other ways as well. So this is not the right reason to join the forces. Then I would say कि don't indulge into negativity, कि नहीं होगा मुझसे। मतलब ये थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसको मतलब एकोमोडेट करना अच्छा नहीं होगा। तो ज्यादा ऐसे डिस्कशंस पे मत जाओ कि जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना हो, कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस। ये सब मत करो, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट, कि सबको मत बताओ कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग। द रीजन बीइंग कि एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है खुद के ऊपर, मतलब आप खुद ही ले लेते हो कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैंने तो सबको बता दिया, तब मुझसे अब क्या होगा, हाउ विल आई बी अकाउंटेबल टू देम।
तो ये खुद के ऊपर क्यों प्रेशर लेना है, किसी को मत बताओ, आराम से प्रिपेयर करो, ओनली टेल द सिलेक्टिव फ्यू दैट यू ट्रस्ट, फिर आराम से जब हो जाएगा देन एवरीवन विल गेट टू नो, ठीक है। दिस इज द थिंग्स, एंड डोंट लाइक overcrowd your brain with content. Consolidation of resources is very necessary, and find a good mentor. The role of mentor is very much necessary in case of, especially for interview preparation. That is very necessary. तो you have to make sure that you are actually in the right hands. तो वो भी करना बहुत जरूरी है। And if I have to say do's में practice regularly, कि एटलीस्ट एग्जाम के एटलीस्ट 1 महीने तक तुम एटलीस्ट हर रोज लिख रहे हो, क्योंकि हैंड स्पीड मतलब लिखने का स्पीड बहुत नेसेसरी होता है, बहुत लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो दैट इज वेरी नेसेसरी। देन सेकेंडली इज दैट गिव मॉक टेस्ट, तो अपना आइडिया पता चल जाता है कि वेयर एग्जैक्टली आई एम स्टैंडिंग, एंड ऑल्सो ट्राई टू डू एटलीस्ट वन फिजिकल एक्टिविटी, खुद थोड़ा फिजिकली मतलब एक्टिव रहो, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। एंड बाकी जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, मतलब हैव फेथ इन योर सेल्फ, हो जाता है, सबको होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बस बी डिटरमाइंड, चीजें हो जाएंगी, पेशेंस रखिए जी। आपकी पूरी जर्नी में हमने ये देखा कि आपने अपने आप को काफी सोशल मीडिया इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड या ना, आप परेशान ना हो एक तरीके से, आपकी पढ़ाई कहीं से, वर्किंग आपकी जो आवर्स है वो कम ना हो, तो इसके लिए आपने जिस भी तरीके से वर्क किया दैट वाज गुड। बट नाउ वंस यू आर बैक टू द सोसाइटी आफ्टर सिलेक्शन, सोसाइटी ने कैसे, क्या आप रिएक्शंस देख रहे हैं लोगों का, पीपल अराउंड यू, हाउ आर दे ऑल बिहेविंग? मैम द थिंग इज दैट रिजल्ट आने के बाद आई हैवंट टोल्ड मेनी पीपल एक्चुअली, ठीक है। द रीजन इज आई डोंट वांट दैट, लाइक ऐसा होता है ना समटाइम्स दैट द फेम गेट्स इन योर हेड, or like you try to, like you start to feel that you are above everyone, and you start to feel flamboyant and something. What I would suggest is that Abhishek and I were actually having a conversation regarding the same. At the end of the day, we are public servant, so we are supposed to have those ethos in ourselves imbibed from this moment only, even before we join the forces. तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि like since we have become assistant commandants हम बहुत बड़े कुछ बन गए हैं। तो दिस इज द रीजन कि मैंने किसी को ज्यादा बताया नहीं, ओनली द फ्यू फ्रेंड्स नोस, एंड थोड़े आसपास के लोगों को पता है, बट दे आर हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो मतलब बहुत ही वो प्राउड फील कर रहे हैं। वो बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो मुझसे टिप्स मांगने आ रहे हैं कि भैया बता दो कैसे करना है वगैरह, एंड ऑल दिस। बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि स्टे विद दोज who were basically with you when you didn't have anything, because those people will keep you humble. Yeah. So this friend group that I had, so they are again like they're still with me, and आज सुबह ही उनसे बात हो रहा था, तो like they keep you humble, उनको because they have also seen the service life ना, तो उनको पता होता है कि कैसे डील करना है। तो just stay with them, ऐसा फ्लैम्बॉयंट मत बन जाना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, become something very big। नहीं, we are the officers of the Union of India, we have to follow the Constitution of India only, so it's better to stay humble. तो पब्लिक सर्विस का जो आइडिया है, पब्लिक सर्विस की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर काफी इनग्रेन्ड होनी चाहिए, तभी यू कैन सर्व बेटर। एग्जैक्टली। आपने यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस में सीआईएसएफ को सबसे ऊपर रखा, तो क्या पैरामीटर्स रखे जिससे आपने इसको सिलेक्ट किया, कैसे चूज किया कि ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी? मैम इनिशियली तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, तो वहाँ पे तो इतना प्रेफरेंस, द फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आर्मी ओनली, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। लेकिन उसके बाद व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द अदर फोर्सेस लाइक द मैंडेट दैट दे हैव, तो मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था कि एग्जैक्टली कौन सा किसको फर्स्ट में रखना है, कि आई वांटेड आईटीबीपी एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज वेल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा माउंटेनियरिंग फोर्स है, माउंटेन ओरिएंटेड है। फिर मुझे लगा कि सीआरपीएफ आई कैन गिव, क्योंकि सीआरपीएफ ऑन अ डेली बेसिस एक्शन देखने को मिलता है उनके, दे आर इन्वॉल्व इन एक्शंस। फिर मुझे लगा सीएसएफ रख सकते हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल रिलेटेड जॉब्स बहुत करते हैं, पॉलिसी रिलेटेड जॉब्स बहुत करते हैं। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू आस्क समवन हु इज ऑलरेडी इन सर्विस। तो लकीली आई हैड अ पर्सन हु वाज सर्विंग इन सीआईएसएफ इन एसी एक्चुअली। तो द वे ही टॉक टू मी, मतलब वो होता है ना कि यू गेट इंस्पायर्ड बाय समवन, ओके मुझे ऐसा ही बनना है। The personality that he had, the confidence he had, the exact words that he was using in the conversation. किसी के साथ बात करने के बाद पता चलता कि okay, this person is someone who I can trust. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सामने से आऊँ in uniform और maybe without uniform,
तो द पीपल दैट विल बी सर्विंग, उनको ऐसे लगे कि ओके दिस पर्सन इज वर्दी एनफ, तो मुझे वहां से एक इंस्पिरेशन मिला। एंड सेकेंडली मुझे उनसे पता चला कि सीआईएसएफ इज वेरी टेक ओरिएंटेड फोर्स, बाकी फोर्सेज में भी बहुत है, बट उनका एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो उन्होंने मुझे बताया था। ही वाज पोस्टेड इन सम पोर्ट, तो उन्होंने वहां पे आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यूज करके जो पोर्ट का टर्नओवर टाइम होता है ट्रक्स का, तो दैट यूज टू बी अराउंड 12 आवर्स और समथिंग, तो उन्होंने सिर्फ 3 आवर्स कर दिया था। तो मुझे लगा ओके सो दिस इज वेयर आई वांट टू गो, आई वांट टू यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द मेन 2 रीजंस व्हाई आई चोज सीआईएसएफ एक्चुअली। अदरवाइज लाइक सिंस आई हैड टू गिव अ प्रेफरेंस, तो आई गेव प्रेफरेंस, बट मुझे ऐसा नहीं था कि कोई फोर्स में भी, मतलब हर इक्वली आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन एवरी फोर्स। दैट वाज गुड कि हाँ टेक जो टैक सेवी है आज की जनरेशन, उसको भी कैसे नेशन बिल्डिंग में कैसे यूटिलाइज करें, तो ये आपने बहुत सही और अच्छा सोचा। Exactly. आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में और जर्नी में आपने काफी सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपकी सीडीएस के जर्नी के साथ भी देखा होगा, तो क्या सीडीएस के स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सीपीएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, या उनको उसमें भी अपनी तैयारी में कुछ मॉड्यूलेशन लाना पड़ेगा? ओके मैम, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट दे हैव डन। तो अगर सिर्फ सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर गुड विद द जीएस एंड इंग्लिश, what I would say कि if you are getting combined in English and GS, if you are getting around 113 120 combined में, then you are good to go for CAPF। ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम CAPF के पेपर 1 के लिए भी कर लोगे, ठीक है। और फॉर पेपर 2 you have to prepare on a separately, क्योंकि अगर पेपर 2 निकालना है तो फिर लिखना होगा, तो फॉर दैट यू विल नीड कंटेंट। लेकिन अगर वो नंबर आ रहा है तो पेपर 1 आराम से निकल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट फॉर पेपर 2 के लिए अगर अराउंड 2 to 3 मंथ्स भी देते हो, 3 मंथ्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर 2 मंथ्स देते हो तो इट विल बी मोर देन एनफ, आराम से हो जाएगा। लेकिन 2 मंथ्स डेडिकेटेडली देना है, मतलब ऐसा नहीं कि बैठा हो गया, 4 घंटे एटलीस्ट अगर हर रोज दे रहे हो जस्ट फॉर पेपर 2, राइटिंग, बिल्डिंग कंटेंट, तो हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सीडीएस के स्टूडेंट शुड गो एंड मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली डू। तो ये बहुत ही कन्वर्जेंसेस है, तो दे शुड ट्राई फॉर सीएपीएफ एज वेल। और सीएपीएफ के एसेंशियली अगर आप कुछ बुक्स वगैरह बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि डायरेक्टली वो किसको रेफर कर सकें? Ma'am, the books that I referred to during my preparation were basically the all basics books. Okay, so for polity I referred Lakshmikant only, the holy grail, like the holy Bible of polity. Then उसके बाद हिस्ट्री के लिए आई प्रेफर्ड, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई प्रेफर्ड स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है, उसके बाहर जनरली कुछ नहीं आता। बट ऑफ लेट आई हैव सीन कि जो क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल ना, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटीज से। तो एनसीईआरटीज जो नए एनसीईआरटीज है, जो थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3, तो ट्राई टू फोकस ऑन थीम 1 एंड थीम 2। लिटरली लाइन उठा के यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दोस बुक्स। तो for history theme 1 and theme 2 is good. For geography class 11 12 like NCERT, nothing more than that. वो बहुत ही एग्जॉस्टिव, उससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछते। लिटरली आई कैन शो यू, मतलब बुक उठा के और क्वेश्चन पेपर रख के कि लाइन बाय लाइन दे आर कॉपिंग। एंड फॉर साइंस पार्ट, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन तो यू आर गुड टू गो। अदरवाइज इफ यू हैव इफ यू वांट टू रिवाइज और इफ यू वांट टू बिल्ड योर बेसिक्स, प्लस 9 and 10 के NCERTs, these are also exhaustive in nature। तो ये यहाँ से भी लाइन उठा के क्वेश्चन करता है ये लोग। तो दिस इज दैट। एंड फॉर इकोनॉमिक्स के लिए देयर इज अ बुक व्हाट आई फॉलोड वाज इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। तो वहां से थोड़े बेसिक्स कर लिए, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई डिड। तो अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे आप नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, सो दैट यू कैन रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो दीज आर द बुक्स दैट वन कैन रेफर टू, बट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग आल्सो स्मॉल नोट्स, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज। साथ में घर पे आपके रह की तैयारी के लिए जो आपके स्टडी आवर्स का रूटीन आप डिसाइड कर पाते थे, वो कैसा होता था? बिकॉज काफी बच्चों का ये कहना होता है और उनके पास एक प्रॉब्लम भी होती है कि घर पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, काफी बार एक पढ़ाई का माहौल नहीं होता और हमारा मन भी नहीं लगता है। हम भी अगर फैमिली में कुछ ओकेजन है, कुछ फेस्टिवल है, तो हम उसमें ज्यादा लग जाते हैं अपनी पढ़ाई को साइड लाइन रखते हुए। तो यहाँ आप कैसे अपने पढ़ाई को आगे प्रायोरिटी पे रख पाते थे? मैम, इन दैट केस तो आई वुड से कि अगेन आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड टू हैव सच पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना हेल्प किया। क्योंकि वो होता है ना कि बहुत सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, तो माय फादर एंश्योर्ड कि मेरे ऊपर वो ना आए,
ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर पढ़ना है तो यू जस्ट स्टडी राइट नाउ, जब तक मतलब तुम करना चाहते हो करो, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। सो आई वाज वेरी मच प्रिविलेज्ड इन दैट। तो और फिर ये भी होता है मैम, और एक चीज, जो दोज पीपल हु एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम देयर होम, उनका खाने का भी प्रॉब्लम रहता है, फिर लाइक अदर थिंग्स, बहुत हेक्टिक हो जाता है वो। तो माई मदर इंश्योर्ड कि ये सब ना हो। तो देयर इज जस्ट वन थिंग दैट यू शुड डू, इज स्टडी। तो आई वाज फोकस्ड ऑन दैट। अदर देन दिस मैम, जो फंक्शंस वगैरह होते थे तो मैं नहीं जाता था उसमें। तो आई यूज्ड टू स्किप दोस। देयर आर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि वहां पे अगर कोई ये पूछ लिया कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो मैं क्या क्या आंसर दूंगा उसमें, ठीक है। तो फिर वो एक नेगेटिविटी क्रीप कर जाता है अंदर में। तो आई यूज्ड टू अवॉइड दोज एक्चुअली, मैं नहीं जाता था, बट दे यूज्ड टू गो, और दे यूज्ड टू डिफेंड मी एज वेल कि नहीं, ही इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम समथिंग। They didn't say anything about this exam or that exam. They just used to say कि he is preparing, that's all. उसके बाद और एक चीज कि मतलब द हाउस वी लिव इन, इट्स नॉट दैट बिग। तो यहाँ पे क्या होता है कि समवन इज टॉकिंग विद समवन, इट्स वेरी हार्ड टू स्टडी। तो बट माई मदर यूज टू डू, शी यूज टू गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम सो दैट आई कैन स्टडी इन पीस। एंड स्टडी आवर्स में क्या था, मतलब आई यूज टू मैनेज समहाउ कि रात में आवाज नहीं होता था। आई यूज टू स्टडी फ्रॉम 12 टू अराउंड 6 और 7। तो वो 6 से 7 घंटे का जो स्ट्रेच मिल जाता था तो मैं उसमें पढ़ लेता था। तो दिस इज हाउ आई मैनेज्ड। यू आर अ नाइट पर्सन, हाँ? यस मैम, नाइट आउल इफेक्टिवली सो ये, टू से। जी, इफेक्टिवली दिस डजंट मैटर कि आप दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं। इट मैटर्स कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, एंड इफेक्टिवली उस चीज को इम्बाइब कर पा रहे हैं या नहीं। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। बिकॉज स्टूडेंट्स काफी बार लाइब्रेरी में 12-12 घंटे निकाल के आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके पास इन द ब्रेन कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो आप जब घर पे डिस्ट्रैक्शन था, या जैसे डे आवर्स में अगर आपको लगता था कि नहीं, आपने सोचा नहीं कि आपको लाइब्रेरी भी जाना चाहिए? बिकॉज आजकल लाइब्रेरी कल्चर इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। यस मैम, बट हमारे आसपास में इतना अच्छा लाइब्रेरी था भी नहीं। तो एंड अदर देन दैट, लाइक देयर वाज आल्सो सर्टेन केसेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एज वेल। तो आई प्रेफर्ड कि घर में जितना रिसोर्स भी, मतलब ऑल द रिसोर्सेज दैट आई हैड, आई मेड श्योर दैट आई कैन यूटिलाइज देम प्रॉपर्ली। तो आई keep the library options out of my syllabus for that. तो मैंने सोचा नहीं, ठीक है, घर में हो रहा है अगर 12 से 7 लाइक पीसफुली, then it's fine. क्यों बाहर जाके करना है, कि मतलब इजीली यहाँ पे कंफर्टेबली पढ़ सकता हूँ। तो आई चोज टू स्टे एट होम ओनली। आपकी पूरी जर्नी एक परफेक्ट एग्जांपल है ये शो करने का कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड आपने अपने आप को पोजीशन वाइज किया, एज इन किसी बड़ी सिटी नहीं शिफ्ट हुए आप, यू वर स्टेइंग बैक टू योर होम प्लेस एंड ऑल, एंड वहां से रह के आपने इतना अच्छा रैंक भी हासिल किया। सो दिस इज अ बिग मैसेज टू एवरीवन, जो काफी सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे भागते रहते हैं बच्चे, मटेरियल इधर उधर से कलेक्ट करते रह जाते हैं, एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड मोर इन दिस प्रोसेस। एग्जैक्टली मैम, दिस इज द थिंग कि एक बार अपना सोर्सेज देख लो, फाइंड योर पीयर ग्रुप। अगर नहीं मिलता ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ट्राई टू अप्रोच अदर पीपल, बट नॉन सीरियस लोगों के साथ मत भिड़ जाना। जो अच्छे बंदे हैं उनके साथ ही रहना सर, और बाकी जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। हो जाता है घर से ऐसा, मतलब वी आर इन डिजिटल एरा राइट नाउ। तो अभी तो एआई वगैरह भी सब आ गया है, तो चैट जीपीटी में भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि हाउ टू लाइक फॉर्म योर एसेज एंड ऑल। और ऑनलाइन कोर्स, इवन आई टुक द ऑनलाइन कोर्स ऑफ सर्च ओनली। आई टुक द करियर, द इंटरव्यू गाइडेंस, आई डिड दैट इन ऑनलाइन मोड। तो ऐसे ही किया था, इवन द होल प्रिपरेशन वाज डन इन ऑनलाइन मोड। तो हो जाता है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू दिल्ली और एनी अदर प्लेस जस्ट टू प्रिपेयर। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट विल बी ऑल। And stick to books, stick to basics, that will work. Exactly. आप बेसिक कुछ और एलिमेंट्स हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक तैयारी में डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज उनको रखना चाहिए? मैम, डिसिप्लिन के साथ व्हाट आई वुड से ना कि हैव करेज। अच्छा, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग करेज इज दैट देयर, मतलब यूपीएससी का शायद हर एक एग्जाम में भी ये होता है कि सारे क्वेश्चन नॉलेज के ऊपर से नहीं हो सकता। इन सर्टेन क्वेश्चंस यू विल हैव टू टेक गेस वर्क एज वेल, तो उसमें करेज लगता है। तो ये करेज भी मतलब ऐसा रैंडम वाला करेज नहीं होता। दिस इज कैलकुलेटेड रिस्क दैट यू आर टेकिंग। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क तभी होता है कि व्हेन यू आर लाइक, जब आप पेरिफेरल नॉलेज यूज कर रहे हो अपना,
ठीक है, मतलब व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि हैव द करेज, हैव द फेथ इन योरसेल्फ। अगर कोई मतलब आंसर लग रहा है, मतलब इफ यू हैव अटेम्प्टेड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद यू हैव टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। अगर आप 10 क्वेश्चन भी 50-50 के गेस मार्क में ले रहे हो, तो अगर 5 भी सही होते हैं 5 गलत, स्टिल यू विल बी इन अ पॉजिटिव गेन, एक्चुअली विल हैव अ पॉजिटिव गेन। तो वो करो, तो उससे बहुत हेल्प होता है। एंड अदर देन दिस, थोड़ा अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है। It really helps, क्योंकि I have seen people who actually claim to have very good marks in paper 1, paper 2, but they got out in physicals. So that shouldn't happen. So this is the reason I was saying. आप अपने एग्जाम में एग्जैक्टली 125 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, एंड मॉक टेस्ट में आप कितना करते थे यूजुअली? Ma'am, the exact number of questions I forgot. रेंज, Or no. फिर भी Range, रेंज? maybe around 95, around 95 to 100, maybe 90 to 100. I'm not exactly sure about the number, but maybe 90 to 100 I attempted. And for अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि what I मतलब मेरे केस में ऐसा ही होता है कि the exact number that I was getting in my mocks, I got the exact number in my paper 1 as well. कि एक सैचुरेशन आ जाता है, पता चल जाता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। तो इन माई मॉक टेस्ट आई वॉज गेटिंग अराउंड 120 to 140, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा मुझे कभी नहीं मिला पेपर 1 में। और जब मेरा असली में रिजल्ट आया, आई गॉट 129 पॉइंट समथिंग। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा नंबर इसके बीच में ही आएगा। बट पेपर 2 के लिए मैं इतना श्योर नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी मच नेसेसरी, कि मुझे पता था कि आई एम नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 150 इन पेपर 1, ये नहीं हो रहा है मुझसे। तो जहाँ पे मुझे फोकस करना होगा कि मुझे पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना होगा। तो इफ समवन इज गेटिंग अराउंड 181, मे बी 170 इन पेपर 1, तो उनको भी ये लग सकता है कि ठीक है, सिंस आई एम गेटिंग मच मोर मतलब बेटर नंबर इन पेपर 1, सो आई कैन नेग्लेक्ट पेपर 2, सो डोंट डू दैट। ठीक है, पेपर 2 में थोड़ा फोकस कर लो, बट गिविंग मॉक्स रियली हेल्प्स। एक स्वीट स्पॉट भी फाइंड करने में हेल्पफुल हो जाता है कि कितना एक आपकी सेफ रेंज है, एंड फाइनल पेपर में भी उतना अटेम्प्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब जैसे कि ये पूरी फेज आपने स्ट्रगल फेज एंड कर लिया है, एंड नाउ यू आर इन द लिस्ट एंड बैक टू विद सच अ गुड रैंक AIR 8। अब आप अपना फ्यूचर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक हाउ वुड बी योर ट्रेनिंग एंड अदर थिंग्स? इसके लिए काफी एक्साइटेड होंगे आप? I'm very much excited. मुझे तो अब लग रहा है बस ज्वाइनिंग दे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, बट वही है। बट अब कभी कभी ये भी लग रहा है कि यार अब तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहले नहीं सोचा था। ठीक है, अब तो जाना पड़ेगा। अब तो माँ बाबा का चेहरा हर रोज नहीं देख पाऊंगा, अब क्या होगा। ठीक है, बट दैट फीलिंग इज ऑल्सो देयर। यस मैम। आप इससे पहले घर से बाहर कभी नहीं रहे? For a long duration तो I never stayed, like not more than maybe 6 months, और उससे ज्यादा कभी नहीं रहा मैं। ठीक है, तो that was there, and मैं मतलब I'm also a single child, तो वो ना मतलब थोड़ा वो रहता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा attached। फिर other than this I'm very much excited कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। The things that I have been wanting to do for the last maybe 3 to 4 years, I'll be doing those particular things right now. Running for 5 kilometers, maybe riding a horse, getting a chance to fire a new weapon, and getting that thrill. So I'm very much excited for this. And another thing is that the amount of opportunity that I'm going to get, meeting new people. So I'm very much excited. Let's see when they give us our joining. So I'm just waiting for that. काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको अपनी लाइफ के लिए, इन सारे फर्दर जो भी आपको जॉब रोल है उस सब के लिए। So we wish you all the best for all this, and thank you so much for your time and this conversation. This was really a fruitful session with you. Thank you so much. Thank you, man. Thank you. That was an honor for me.